हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के साथ हम लोग पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देन पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रिकॉल करवाऊं तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 1 to 4 स्पेन करता है, व्हाट इट डील्स विद। सो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देन पार्ट 2 सिटीजनशिप के साथ डील करता है। और उससे पहले भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रीमाइस फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेकंड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, कौन कौन से पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, क्या प्रोसेस, क्या क्रोनोलॉजी, वो सब डिस्कस किया। देन बेसिक वोकेबलरी जो कि इंडियन पॉलिटी में इस्तेमाल होने जा रही है, वो हम लोगों ने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बेसिक वोकेबलरी को कवर किया। फिर प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रस्तावना क्या कहती है, उसके अलग अलग डिक्शनरी के एग्जैक्ट मीनिंग को, राइट, वो सब समझा। देन फिफ्थ चैप्टर वाज डीलिंग विद दिस पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, एंड द सिक्स्थ चैप्टर वाज डीलिंग विद सिटीजनशिप। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेवेंथ चैप्टर फॉर इंडियन पॉलिटी। एंड इस चैप्टर के साथ होल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, लेट मी टेल यू, शायद ये 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं। और अकॉर्डिंगली इस वीडियो को और इस पूरे फंडामेंटल राइट्स को हो सकता है 8 से 10 वीडियो में हम लोग कवर करें। सो इस वीडियो का अगर मैं स्कोप क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अदर चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स की बात करूं, पार्लियामेंट की, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, जुडिशरी की, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, उसमें आपको ज्यादा अपना मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर्स बहुत इजी होंगे, एक दो बार आप पढ़ लोगे, ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। बट देयर आर सर्टन चैप्टर्स जो कि आपके डेली लाइफ में नहीं आती है। पार्लियामेंट में किस तरह से एमपीज का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या कैसे एमपी बनते हैं, क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होती है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, क्या एरिया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, डेली न्यूज में आप लोग देखते होंगे। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो इसमें आर्टिकल्स वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं नहीं एक्सपीरियंस करते हो। दैट्स व्हाई ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी, इसको थोड़ी ज्यादा रिविजन कंपेयर टू द अदर चैप्टर दैट आई जस्ट साइटेड। उन चैप्टर्स के अलावा, उन चैप्टर्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो इन चैप्टर्स में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर तो बहुत छोटा है, डीपीएसपी में भी हम लोग ज्यादा नहीं, 2 से ढाई घंटे स्पेंड करेंगे। और ये फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। सो फंडामेंटल राइट्स पे अराउंड 8 आवर्स आप मान के चलिए। एंड एज आई टोल्ड यू कि सारा का सारा 8 आवर वन वीडियो में नहीं जाएगा, इसको मल्टीपल छोटे छोटे वीडियोज में हम लोग बांटते रहेंगे। तो इस वीडियो के अगर स्कोप की बात करूं तो सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट्स, जस्ट लेट मी ग्रैब द पेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैग्ना कार्टा क्या था, जो मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बट ये मैग्ना कार्टा जो टर्मिनोलॉजी है वो कहां से आई, फिर किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंग्लैंड में आपका जो इंग्लैंड के किंग जॉन्स थे उस टाइम और नोबल्स थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्टेस्ट, पावर स्ट्रगल चल रहा था। एंड इट वाज रिजल्ट ऑफ दैट पावर स्ट्रगल जो कहीं ना कहीं किंग जॉन को इस मैग्ना कार्टा, सो मैग्ना कार्टा वाज नथिंग but a card, or you can say a written promise फ्रॉम किंग जोन्स टू हिज नोबल्स, राइट। हालांकि ये बोला गया कि सिटीजन्स को प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये राइट्स जो हैं, रिटर्न राइट्स हम लोग एक्सटेंड करने हैं, कुछ बेसिक राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और उसको मैग्ना कार्टा। बट वो एक्चुअली उस टाइम के 1215 में वो जो राइट्स एक्सटेंड किए गए वो एक्चुअली में, अगर एसेंस में आप जाओगे तो एक्चुअली में सारे सिटीजनरी को नहीं एक्सटेंड किया गया था, इट वॉज ओनली टू द नोबल्स। ठीक है, नोबल्स जो पिट थे कहीं ना कहीं इसके किंग जोन्स के आगे, तो उनको दिया गया। सो दैट वाज कॉल्ड, वहां से आपके रिटर्न राइट्स की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई कि हाँ भाई ये बेसिक राइट्स है जो कि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, दीज आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर कमिटिंग। और उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज में आप देखोगे, फिर फ्रांस में आया, देन यू हैड यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका आता है 1787 में, बट 1787 में फंडामेंटल राइट्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं हो पाता है। आप जाके देखोगे कहीं ना कहीं तो 1792 में जब अमेंडमेंट होता है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स का इंसर्शन किया जाए। तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का वो डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने स्कोप में ही आपको बता दी है। देन वी विल बी डिस्कसिंग कि फंडामेंटल राइट्स का फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स है ये डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो ने टाइम अलाउ किया, अगर इन दो कंपोनेंट्स में हम लोग 1 घंटा से कम एक्सटेंड कर पाते हैं तो हम लोग आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन अगर इस वीडियो में टाइम अलाउ करता है तो डॉक्ट्राइन, व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये आर्टिकल 12 का ही आपका पार्ट है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन देयर विल बी 3 or 4 MCQ दैट विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स एंड इवोल्यूशन की बात कर। बट इससे पहले कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द राइट्स दैट कैन बी कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। तो इसको थोड़ा सा वर्ड्स को आप सेग्रीगेट करें, ह्यूमन एंड राइट्स। तो इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, सो देयर आर सर्टन राइट्स दैट एवरी ह्यूमन, कुछ राइट्स, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि हर एक ह्यूमन को मिलना चाहिए। और वो राइट्स क्यों हर एक ह्यूमन को? जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बर्थ। ठीक है, तो बेसिक राइट्स एकदम कहलाए कि भाई ये राइट्स जो है ये तो ह्यूमन को मिलना ही चाहिए। तो अगेन अलग अलग स्कॉलर्स की, अलग अलग एकेडमिशियन, अलग अलग कंट्रीज की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि किन किन राइट्स को, कुछ राइट्स हो सकता है यूएसए के लिए ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में हो लेकिन वो इंडिया ना माने, या फिर कुछ राइट्स जो इंडिया, ऑल्दो इंडिया का कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ही ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। बट अगेन ऐसा कोई फिक्स कुछ पैटर्न नहीं है जिस फिक्स में हम कहें कि हाँ ये वाले 40 राइट्स जो हैं, ये वाले 50 ह्यूमन राइट्स हैं, इनको ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब माना गया है। बट स्टिल मोर और लेस बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे एकेडमिशियन जब बैठे तो इन 30 राइट्स को ह्यूमन राइट्स बोला गया। अभी मैं रीड नहीं करने जा रहा हूं, दीज आर द बेसिक राइट्स जिनको ह्यूमन राइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है, जिनको मोर और लेस सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हैं। तो ये तो है ह्यूमन राइट्स। लेट मी गेट ऑफ द फ्रेम सो दैट मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये इस चैप्टर का स्कोप नहीं है, जस्ट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि बिफोर हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन स्टार्ट करें कि फंडामेंटल राइट्स का जेनेसिस कैसे हुआ है, उससे पहले इस ह्यूमन राइट्स का दर्शन करवाना आपको मैं जरूरी समझ रहा था। राइट, तो आप लोग वीडियो पॉज करके, हालांकि पीडीएफ इसकी आप लोगों को टेलीग्राम, यूटिलिटेरियन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, ये हम लोग रेगुलरली वहां से आप ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। सो दिस वाज द बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट एवरी इंडिविजुअल जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ being born on this earth he or she should get. But even out of this basic human rights there are certain elementary, अब इन वर्ड्स को आप ध्यान से सुनो, out of these rights that you just saw, इन राइट्स में से भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनको एलिमेंट्री राइट्स बोला गया, जिनको नॉन नेगोशिएबल राइट्स बोला गया कि आउट ऑफ ऑल दीज राइट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आउट ऑफ ऑल दीज राइट्स देयर आर सर्टन राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं और हर एक ह्यूमन को अक्रॉस द ग्लोब अगेन वो राइट्स तो मिलने ही चाहिए। और उन राइट्स को आपने फंडामेंटल राइट्स, सभी लोगों ने उसको, स्कॉलर्स ने फंडामेंटल राइट्स, अगेन इसका अगर सेग्रीगेशन करो सो राइट्स, अधिकार, कौन से अधिकार जो कि फंडामेंटल है, वोकैबुलरी आपको समझनी, these rights are going to be very fundamental in nature that every human being must get। ठीक है, तो अगेन इसकी भी कॉन्सेप्शन, फंडामेंटल राइट्स का भी कॉन्सेप्शन अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्कॉलर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ राइट्स जिसको इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डालते हैं, हो सकता है वो किसी यूरोपियन नेशन या किसी अफ्रीकन नेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स ना हो, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। बट अगेन एक बार बेसिक डेफिनेशन डेवलप कर लेते हैं एंड देयर आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। सो दिस रीड्स सर्टेन बेसिक एलिमेंट्री राइट व्हिच एवरी ह्यूमन मस्ट हैव के बाद आप कॉमा लगा लेना, तो एवरी ह्यूमन मस्ट हैव टू एंजॉय द लाइफ विद डिग्निटी एंड प्रोस्पेरिटी। सेट ऑफ सिविल, अगर दूसरा डेफिनेशन आपको दूं तो सेट ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिबर्टेरियन राइट्स नेसेसरी फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड फुल रियलाइजेशन ऑफ द पीपल्स कैपेसिटी। अगेन फंडामेंटल राइट्स के भी वेरिएबल डेफिनेशन हो सकते हैं, स्कॉलर बाय स्कॉलर, बुक बाय बुक आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट दिस इज व्हाट आई हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से फंडामेंटल राइट्स
की ये डेफिनेशन होनी चाहिए। सो इंडिया में अगर देखोगे, सी पहले हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स डिस्कस किया, देन ह्यूमन राइट्स से कुछ राइट्स निकले जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डाला। इंडिया में अगर इसको मैं डिस्कस करूं, फंडामेंटल राइट्स मीन टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस कैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड में। तो इस चीज को अभी पेंडिंग रखते हैं, ठीक है, आगे आने वाली स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स को फंडामेंटल राइट्स माना गया है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब डिजाइन हुआ था, दैट इज इन 1950 और इनफोर्स हुआ था, तो उस टाइम 7 कैटेगरी ऑफ राइट्स वर देयर जिन्हें कि फंडामेंटल राइट्स माना गया। हालांकि मैं कह रहा हूं 7 कैटेगरी, उस कैटेगराइजेशन में भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन है। तो अभी कैटेगरी की बात करते हैं। सब कैटेगराइजेशन के बाद जब इन कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे तो सब कैटेगराइजेशन की बात की, इस कैटेगरीज में डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड सो ऑन अंटिल आर्टिकल 35 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, वो सब कैटेगराइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 7 फंडामेंटल, एट दैट टाइम आई एम सेइंग 7 फंडामेंटल राइट्स इट रिकॉग्नाइज। सो अभी के टाइम में 7 फंडामेंटल राइट नहीं है। एक फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हैज बीन डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। अभी के टाइम में आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। दैट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, देन यू हैव दिस राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, देन राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 2 आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, दैट इज आर्टिकल 29 to आर्टिकल 30, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32। सो these are set of 6 fundamental right that we do have. Again मैं अपने आप को रिपीट करूंगा कि एक एडिशनल फंडामेंटल राइट था, that was right to property, that has stands deleted today by 44th constitutional. So ये वाला जो राइट है, हालांकि ये राइट डिलीट नहीं किया गया, ये राइट बस एक लीगल राइट जो है, लीगल राइट की कैटेगरी में इसे डाल दिया गया है। एंड आर्टिकल 300A इसको लीगल राइट बना दिया। राइट टू प्रॉपर्टी इवन टुडे वी डू एंजॉय, बट the constitutional recognition that has been awarded to this right to property by inserting it in fundamental rights section, that has been taken away by 44th constitutional amendment 1978। ठीक है, तो ये 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट जो कि आज हमारे पास हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से ही कैटेगराइजेशन करे या इस तरह से ही सब कैटेगराइजेशन करे, या वट एवर फंडामेंटल राइट दैट वी हैव एक्सटेंडेड टू आवर पीपल, टू आवर सिटीजन, उतने ही फंडामेंटल, इट कैन वेरी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नंबर ऑफ राइट्स हो सकते हैं। हालांकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इलेबोरेट है इन अवॉर्डिंग द फंडामेंटल राइट। सॉरी, हो सकता है इतने इलेबोरेटेड राइट जो कि पेपर्स में है, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि बाय स्पिरिट हो सकता है यूएस जो है, यूएस ने कम फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिख के दिए हो, बट यूएस में उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की इन्फोर्समेंट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं तो जो एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल है टू इंश्योर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर नहीं इंश्योर हो रही, किसी की आवाज दबाई जा रही है, तो हो सकता है लीगल एजेंसीज एंड जुडिशरी जो है वहां की ज्यादा स्ट्रांग है। मीन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट यू कैन आर्ग्यू कि यूएस या दूसरे यूरोपियन नेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट जब बात आती है इलेबोरेटेड रिटन फंडामेंटल राइट्स की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बहुत इलेबोरेटेड मैनर में, बहुत क्लियर मैनर में, बहुत एक्सप्लिसिट मैनर में रिटन है। और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो हो सकता है, जिसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट बाय नॉट राइटिंग इट एक्सप्लिसिटली ये स्कोप छोड़ दिया गया है, जहां अक्सर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश होती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि सब कुछ इलेबोरेटेड मैनर में एंड रिटन मैनर में लिखा गया है, तो यहां जो कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है
वो बहुत कम है. सो दिस वाज अबाउट योर फंडामेंटल राइट इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. यू हैव दिस राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to article 18, then right to freedom, that is article 19 to 22, then you have right against exploitation, that is third category of fundamental right. Article 23, article 24, then you have right to religion, article 25 to article 28. Then cultural and educational rights that you do have, that deals with your cultural and educational right, article 29, article 30. And then last fundamental category that has been created, that is right of constitutional remedy, right to constitutional remedy. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, और ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, एंड दैट इज 6th कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट. सो दीज आर सेट ऑफ और दीज आर कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, इन सभी का सब क्लासिफिकेशन हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब अगर बात करूं मैं इवोल्यूशन, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का अक्रॉस द ग्लोब इवोल्यूशन हुआ है, तो सबसे पहले आपकी बात आएगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात. तो जेनेसिस जो है फंडामेंटल राइट्स का रिटन फॉर्मेट में, ऑल्दो देयर आर सर्टन राइट्स जो कि हम लोग बोस्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से ही है, बट रिटन फॉर्मेट में, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो रिटन फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, या फिर रिटन फॉर्मेट में जो स्टार्टिंग होती है दैट इज फ्रॉम 1215 इंग्लैंड में, जहाँ की मैग्ना कार्टा के थ्रू किंग जो है कुछ सर्टन बेसिक राइट्स जो है नोबल्स को एक्सटेंड करता है. इसका फर्दर एक्सपेंशन होता है अराउंड 1687 में इन राइट्स का. ठीक है, 1687 में इस मैग्ना कार्टा में सर्टन और बेसिक राइट्स एंड और कैटेगरी ऑफ पीपल को ये राइट्स एक्सटेंड किए जाते हैं. फाइनली इन 1689 आप देखोगे कि यूके में ही इस राइट को जो मैग्ना कार्टा से एक्सटेंड, इसको एक फॉर्मल नाम दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अब ये बिल ऑफ राइट्स होंगे. नेक्स्ट year is going to be next landmark year in history of evolution of fundamental right is 1789. 1789 आपका किस चीज के लिए जाना जाता है, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जाना जाता है. एंड यूएस का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी टाइम के अराउंड आपका फ्रेम होना स्टार्ट हुआ था और फ्रेम हो गया था. ठीक है, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रांस का. सो 1789 में फ्रांस में आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से. यहाँ आपका बिल ऑफ राइट्स, यूएस और यूके में इसको बिल ऑफ राइट्स बोला गया. यहाँ फ्रांस में आप डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसके नाम से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई. फाइनली इन 1791 यूएस में बिल ऑफ राइट्स. एक पॉइंट मैं एम्फेसाइज करूंगा, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंस या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स के विजडम को हाईलाइट करने के लिए पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट नहीं हुआ था. फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही था, बट यूएस का कंट्री जो कि अपने आप को सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी होने का आज दावा करती है, उनके यहाँ फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट के थ्रू आया था. यस, यू हर्ड इट राइट. वहाँ फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. इट वाज ओनली इन 1791, दैट इज अराउंड 2 or 3 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फ्रेम्ड. वहाँ आप देखोगे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट्स का इंसर्शन करता है. फाइनली अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो इट वाज ईयर 1931, एंड ईयर 1931 व्हाट इज दिस, दिस इज नोन फॉर, दिस पीरियड इज नोन फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो कराची वाले सेशन में जो रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आईएनसी का कराची का सेशन, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जाना होगा कि कराची का सेशन 1931 में कहाँ हुआ था, राइट. सो इट वाज इन कराची. सो रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से रिजोल्यूशन जो है वो मूव किया जाता है. और रादर 1928 में भी, ये चीज़ मैंने ईयर नहीं डाली, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू वाला जो रिपोर्ट था उसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात जो मार्जिन्स पे है वो मार्जिन्स में की गई थी. दैट हैड नॉट टेकन अ फॉर्मल शेप, बट 1931 में फाइनली आप देखोगे कि कराची वाले सेशन में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन, सर्टन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन मूव किया जा सकता. सो दिस इज हाउ फंडामेंटल राइट्स इन रिटन फॉर्मेट हैज इवॉल्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ.
कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है और आर्टिकल्स कौन कौन से पार्ट 3 में एसोसिएटेड है। सो यू हैव दिस आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। सो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। इन सभी आर्टिकल्स को वन बाय वन बहुत इलेबोरेटेड मैनर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत इलेबोरेट, पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स, हालांकि फीचर्स तो मैंने उस वीडियो में उस प्लेलिस्ट में नहीं किया हुआ, बट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल बाय आर्टिकल सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो आपको अगर वन गो में देखना है तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो, और वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी है, ये बाइलिंगुअल होने जा रहा है। सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डील्स विद फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। इट हैज बीन कॉल्ड, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। मैग्ना कार्टा क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो कॉलोनियल पास था उससे हम चीजें या डिक्शनरी कहीं ना कहीं हम लोग ड्राइव कर रहे थे, एंड मैग्ना कार्टा जो वर्ड ही है वो इंग्लिश ओरिजिन का है। So Magna Carta of Indian Constitution, why? Please explain. That has already been explained. Although it is called Magna Carta, English origin, but fundamental rights जो है Indian Constitution में अगर पूछा जाता है कि इसका origin का, या हमने कहाँ से borrow किया है fundamental rights. So fundamental rights, ये word जो है Magna Carta, ये UK का origin है या English origin है, but fundamental right as a concept we have not driven, we have not borrowed from the UK, rather we have borrowed it from the USA। जब सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद हो तो सेलिएंट फीचर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन प्लीज द मीनिंग। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग कि फंडामेंटल राइट्स जो है, सी देर आर 3 काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपका डेमोक्रेसी किस किस टाइप का, यू हैव दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा है आपका सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट द सोशल लेवल, एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स को बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और जो सोशल डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर इसकी बात करूं तो डीपीएसपी जो है, दैट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी आपका इन दोनों को, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करता है। तो फंडामेंटल राइट्स अगेन किस चीज़ के साथ डील करता है, तो अगर पिछली स्क्रीन पे मैं जाऊं, पिछली स्लाइड्स पे जाऊं, जस्ट अ मोमेंट, तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये सारे राइट्स जो देखो, राइट टू रिलीजन, सबको अपने अपने धर्म को या विश्वास को या फेथ को अपना अपना फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए, कल्चरल एंड एजुकेशन। सो ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं वैसे आपको देखने को मिलेगा, ऑल दीज राइट्स आर इनटेंजिबल राइट्स। इन राइट्स को आप फिजिकली देख नहीं सकते हो, बट राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, सबको एक इक्वल मेजर से सबको डील किया जाना चाहिए, सबको समान बोलने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार। तो जब इन अधिकारों की बात की जाती है, तो ये अधिकार कहीं ना कहीं देखोगे ये ना तो आपके सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, ना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये इनटेंजिबल जो राइट्स हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। लिबर्टी, डिग्निटी, ऑल दीज वर्ड्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोला गया कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स आपके इसको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डीपीएसपी, किस तरह से डीपीएसपी जो है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी इरेज इट, इरेजर। सो डीपीएसपी जो है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को किस तरह से प्रमोट करता है ये हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। सो दैट वाज अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स फंडामेंटल राइट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये तो आपका 7 से 8 घंटे लेने जा रहा है, आर्टिकल बाय आर्टिकल हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट दैट वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि फंडामेंटल राइट्स एक्ट्स हैज अ लिमिटेशन ऑन द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट जब भी आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी बुक पढ़ोगे सॉरी
कोई भी बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन टोल्ड कि ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की जो टायरानी है या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के विम्सिकल डिसीजन या आर्बिट्रेरी डिसीजन है उनके ऊपर लिमिटेशन लगाने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों ये लिखा गया? तो ऐसा इसलिए लिखा गया है, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स को अगर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो कि 1973 में केशवानंद भारती केस से ये बेसिक स्ट्रक्चर हो। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। ऑल्दो जब आर्टिकल 13 हम लोग पढ़ेंगे और आने वाले आर्टिकल, तो उसमें देखोगे कि पार्लियामेंट को फुल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। बट देन बाय दिस जजमेंट केशवानंद, इन दिस केशवानंद भारती केस 1973, इट वाज टोल्ड टू द पार्लियामेंट और टू द लेजिस्लेचर दैट हे पार्लियामेंट, आर यू लिसनिंग? देयर आर समथिंग कॉल्ड, और इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट विल बी कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको वो डिस्ट्रॉय, वो अमेंड, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप अमेंड नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल आउट ऑफ मेनी थिंग्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने जा रहे हैं, आने वाले चैप्टर्स में अगेन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है? सो फंडामेंटल राइट्स उन्हीं में से एक है। तो पार्लियामेंट के पास ऑल्दो ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को ये अमेंड कर सकते हैं, बट इवन इन फंडामेंटल राइट्स देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, और उन चीजों को आप अमेंड, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है वो अमेंड करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर वो अमेंड करते हैं तो ये केसेस, इस तरह के केसेस आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में लैंड होंगे, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वो उन लॉज को, उस तरह के अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देगी। इसीलिए बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं इट एक्ट्स एज अ लिमिटेशन ऑन द आर्बिट्रेरी एक्शन। अगर मनमाने ढंग से, विम्सिकल ढंग से अगर फंडामेंटल राइट्स की ट्विस्टिंग होती है, अमेंडमेंट होता है, सो इट दिस फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ लिमिटेशन। और फंडामेंटल राइट अल्टीमेटली है क्या? इट इज अ ऑब्लिगेशन। अभी हम लोग जब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, सो यू विल नोटिस कि देयर आर सर्टन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की कैटेगराइजेशन अलग अलग तरीके से की जा सकती है। उनमें से एक तरीका ये है कि फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव, कुछ राइट्स को नेगेटिव राइट्स बोला गया है और कुछ राइट्स को पॉजिटिव राइट्स बोला गया। सो नेगेटिव राइट्स में आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कि इट इंपोजेस अ काइंड ऑफ ड्यूटी ऑन द स्टेट। ये स्टेट पे एक ड्यूटी इंपोज कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, सिटीजन को ये राइट देने हैं, सिटीजन को ऐसे ट्रीट करना है। सो दिस इज व्हाट, सो फंडामेंटल राइट्स इज अल्टीमेटली व्हाट, fundamental rights is a direction to the legislature, it is a direction to the executive that hey executive, hey legislature, you have to act, you cannot, these rights are nothing but these are very elementary rights, और इन rights को आपको देना ही पड़ेगा। इन rights के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इन rights को आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। and that's why again I am repeating कि that's why because of this importance that fundamental rights had, right, it has been written कि fundamental right acts as a limitation on the arbitrary action of the executive and the legislature. So that has already been explained. Now we are moving to the next leg of this video, and in the next leg we are going to discuss that is features of fundamental rights. So there are certain features, सभी के DPSP जब पढ़ेंगे तो DPSP के भी features पढ़ेंगे, अभी fundamental rights के features पढ़ लेते हैं। तो इन आगे आने वाले 2 स्लाइड पे जो भी फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट जब ये एक बार ब्रॉडली कवर हो जाता है तो फिर इन सभी फीचर्स को, फंडामेंटल राइट्स के फीचर को हम लोग डिटेल में कवर कर। सो फर्स्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट सेज दैट मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ये लिख सकते हो स्टेट एक्शंस, बट फ्यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स टू। अब यहाँ एक चीज जो गौर करने वाली थी, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन बचाएगा? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, एंड व्हेन आई एम सेइंग स्टेट, स्टेट को हम लोग जब आर्टिकल 12 डिस्कस करेंगे तो स्टेट को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को स्टेट, यहाँ जब फंडामेंटल राइट्स में अगेन आर्टिकल 12 जब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, जब डिस्कस करेंगे तो स्टेट जब मैं बात करूंगा थ्रू आउट दिस होल ऑफ फंडामेंटल राइट, जब स्टेट की बात करूंगा तो ये स्टेट, ये रेगुलर स्टेट नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टेट्स लाइक यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा और राजस्थान। ये स्टेट का
डेफिनेशन कुछ और ही होगा, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 12। अभी के लिए बात करते हैं मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, मीन दैट इज द ड्यूटी। स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, बट देन देयर आर सर्टन फंडामेंटल राइट्स जिसके अगेंस्ट अगर उसका वायलेशन होता है तो आप प्राइवेट इंडिविजुअल को भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Again I am repeating, most fundamental rights are available against the state, few are protected against individual too। यहाँ एक स्टार है और स्टार का मीनिंग सिर्फ इतना है कि देखिए जब स्टेट के पास यू हैव दिस आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 32 क्या बोलता है, आर्टिकल 32 कहता है कि भाई आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और जैसे ही आपका फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है जस्टिसिएबल, और जस्टिसिएबल का अगेन आपको मीनिंग समझाना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन, देखिए दो तरह के लीगल दो तरह के राइट्स हैं। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड द अदर इज लीगल राइट्स, ठीक है। तो इस तरह के अगर किसी लीगल राइट का आपका वायलेशन हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट की एक हायरार्की है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट का जाओगे, देन हाई कोर्ट जाओगे, देन आपका सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में बोला गया है कि इट इज जस्टिसिएबल, एंड द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबिलिटी इज कि फंडामेंटल राइट्स का जैसे ही वायलेशन होता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 226 सॉरी राइट आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्टली आप विदाउट फॉलोइंग दिस हायरार्की अगर सुप्रीम कोर्ट आप चले जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई आप पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, वहां से सेटिस्फाई नहीं होते तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकता जस्ट बिकॉज कि ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है आपका। अब यहां मैं डिफरेंस आपको इस स्टार का मतलब समझा रहा था। स्टार का मतलब सिर्फ इतना है कि जब स्टेट फंडामेंटल राइट्स को, एंड इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, जब स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या स्टेट प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहता है, अनेबल रहता है, तो उस केस में तो ये आपका आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, परसुइंग द राइट दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 32। बट अगर कोई इंडिविजुअल ने आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको इंडिविजुअल वायलेट कर सकता है, तो अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस कोई इंडिविजुअल कर रहा है, आप उस कैटेगरी से हो, ठीक है, आई शुड नॉट बी सेइंग कि उस कैटेगरी से हो, बट अगर आपको लगता है कि अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है तो और किसी इंडिविजुअल ने इसको मतलब प्रैक्टिस किया है, सो इन दैट केस इस केस में आप जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज इट हैज बीन रिटन कि भाई कुछ राइट्स को इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपका अवेलेबल है, बट इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सो दैट इज ओनली योर लीगल राइट, ठीक है। फ्यू राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। So in the starting from article 14 to article 30, ठीक है, fundamental basic although fundamental right that is part 3 of Indian Constitution spans from article 12 to article 35, but are the main जो rights है आपके, just a moment again let me erase it and thereafter so rights की अगर मैं बात करूं तो rights आपके article 14 to article 30 में primarily mentioned है, although fundamental rights को 12 से 35 बोलते हैं, but primarily जो rights है वो concentrated article 14 टू आर्टिकल 30 है। अब मैं बात करूं ये दूसरा पॉइंट, दूसरा फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये कह रहा है कि फ्यू राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। सो यस, अगेन एक कैटेगराइजेशन है कि कुछ राइट्स जो हैं वो आपके एलियंस को भी अवेलेबल है, ठीक है, कुछ राइट्स आपके कंपनीज को भी, कॉर्पोरेट बॉडीज को भी अवेलेबल है, कुछ राइट्स आपके सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, और कुछ राइट्स आपके एलियन वाले जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी अवेलेबल है। तो इस तरह की कैटेगराइजेशन की गई है। बट आउट ऑफ ऑल दीज राइट्स इन टू द आर्टिकल जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 13, देयर आर सर्टन राइट्स दैट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ठीक है। सो कौन से वो राइट है जो कि अवेलेबल है ओनली सिटीजन्स को? सो यू हैव आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के साथ डील करता है। आर्टिकल 19 में आपके 6 राइट्स हैं। देन आर्टिकल 15 एंड 16 जो है प्राइमरीली 16 आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है, एंड देन आर्टिकल 15 विल बी डिस्कसिंग कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कुछ ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए, उस चीज़ के साथ डील करता है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। सो आर्टिकल 15 इसका मैं ग्लैंस भी आपको दे दूंगा, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है इसकी सब कैटेगराइजेशन में। देन द थर्ड
थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सॉरी फंडामेंटल राइट इज कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब इसका क्या मतलब है इट इज नॉट एब्सोल्यूट? इट इज नॉट एब्सोल्यूट का सिर्फ इतना मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आपको दी जा रही है ऐसा नहीं है कि उस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की जा सकती। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नॉनसेंस बोलोगे या किसी के खिलाफ कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट इशू करोगे विदाउट एनी प्रूफ्स और वो फंडामेंटल आप कहोगे कि नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट टू स्पीच है। इसी तरह से रिलीजियस या कल्चरल राइट्स, अगर आपको रिलीजियस राइट तो ये नहीं है कि आप अपना फेथ परस्यू करने के रास्ते में दूसरे के हेल्थ को, दूसरे की पब्लिक ऑर्डर आप खराब करते चलोगे। ठीक है, मुहर्रम चल रहा है, उसमें आप मुहर्रम का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है इवन यू नो, या फिर दुर्गा पूजा जो आप ये सब उसको गड्ढे में डालने जाते हो, मतलब पानी में बहाने जाते हो। अगेन दिस इज समथिंग जो कि सेंसिटिव है और ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट अगेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोग आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग सेंसिटिव लोग हो और साथ में रेशनल भी हो, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस राइट। सो दुर्गा जी की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, उसको आप नदी में बहा रहे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। ये अगर एक स्केल पे बढ़ जाता है, या फिर मुहर्रम का मैंने एग्जाम्पल दिया, वहां आप क्या कर रहे हो भाई, यात्राएं निकाल रहे हो, अपने ही उस पर वार कर रहे हो। ठीक है, तो वहां एक डिबेट हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को, रिलीजन और फेथ परस्यू करते वक्त आप अपने हेल्थ को भी डैमेज पहुंचा जा रहे हो, और कई बार ऐसा होता है ये फेथ परस्यू करते टाइम किसी और के भी हेल्थ को, सो पब्लिक ऑर्डर अगर आप क्रिएट कर रहे हो, वो पूरा का पूरा जो झांकी निकाल रहे हो, सो इस तरह की लिमिटेशन इंपोज कर सकता है स्टेट कि भाई ठीक है आप अपना फेथ परस्यू करो, आप अपना रिलीजन परस्यू करो, आप अपना वर्शिप करो, बट उस रास्ते में आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोसेशंस निकाल रहे हो पब्लिक ऑर्डर क्रिएट ना करे, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना, किसी की हेल्थ को इंपैक्ट ना करे, वो मोरल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है अलग अलग राइट्स पे लगाई गई है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशन, रीजनेबल लिमिटेशन। और ये रीजनेबिलिटी का टेस्ट कौन करेगा? तो ऑफ कोर्स रीजनेबिलिटी का टेस्ट आप देखोगे, रीजनेबिलिटी का टेस्ट ऑफ कोर्स जुडिशरी करेगी। सो दैट इज the next is कि few fundamental right are negative in character while others are positive in character. What is this negative fundamental rights and what is this positive fundamental rights? So negative fundamental rights वो rights हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टेट पे एक इम्पोजिशन, स्टेट पे एक ड्यूटी इंपोज करने की कोशिश करते हैं, दैट हे स्टेट यू हैव टू डू दिस, हे स्टेट यू नीड नॉट टू हैव डू दिस। ठीक है, आपको ये करना है, ये नहीं करना। सो नेगेटिव जब राइट्स इंपोज किए जाते हैं या फिर मतलब कोई ड्यूटी इंपोज की जाती है स्टेट पे, तो उन तरह की जो भी फंडामेंटल राइट्स, अगेन आई विल शो यू इन टू द कमिंग स्लाइड कि कौन से राइट्स को नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स बोला गया। देन पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज दिस पॉजिटिव फंडामेंटल राइट? सो पॉजिटिव फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इनेबल करते हैं, सिटीजन्स को इनेबल करें, सिटीजन्स के ऊपर राइट्स एक्सटेंड करें। ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजन मतलब उन पे राइट्स इंपोज, वहाँ क्या था स्टेट नेगेटिव वाले में स्टेट पे ड्यूटी इंपोज की जा रही थी, और ये वाले फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं टू द सिटीजन्स। ठीक है, यू हैव आर्टिकल 21A, यू हैव दिस आर्टिकल 29, यू हैव आर्टिकल 30। ठीक है, तो ये वाले जो राइट्स हैं प्राइमरीली, और भी अदर राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को पॉजिटिव राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स बोला गया। एंड नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स जो कि स्टेट को ड्यूटी स्टेट के ऊपर इंपोज करते हैं। देन इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबिलिटी। द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबिलिटी इज कि अगर वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 मूव कर सकते हो उसकी एनफोर्समेंट के लिए, उस फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। कैन मूव डायरेक्टली टू द SC विदाउट फॉलोइंग द अपील हायरार्की। सो दैट इज द फीचर। नेक्स्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट फीचर इज कि इट इज अमेंडेबल सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट एक्सटेंड किया गया तो फंडामेंटल राइट्स का कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर टाइम टू टाइम जैसे सोसाइटल वैल्यूज बदलते हैं, सोसाइटल मोरालिटीज बदलती हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन बदलती है, तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्शन है वो भी चेंज हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी हो सकता है 20 साल पहले 1980s या 1970s में इतना इंपॉर्टेंस, इतना वैल्यू हमारी सोसाइटी अटैच नहीं करती थी, बट राइट टू प्राइवेसी टुडे इज पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21, दैट इज फंडामेंटल राइट टुडे। ठीक है, सो इस तरह का इवोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स में कैसे होगा? जब अमेंडमेंट
का स्कोप होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में बोला हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। एक स्टार बस अटैच किया, स्टार ये अटैच किया कि व्हाइल अमेंडिंग लेजिस्लेचर शुड टेक केयर कि ये अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर, ये नहीं कि आप सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आप किसी दिन कहो कि नहीं इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, नो लॉन्गर इट इज गोइंग टू बी सेक्युलर। सो इस तरह की चीजें या फिर सेक्युलरिज्म जो है हम एक बेसिक टीनेट मानते ही नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 जो है, जो कि राइट टू रिलीजन, राइट टू परस्यू फेथ, राइट टू वर्शिप, राइट टू बिलीव, ये सब दिया गया, उन चीजों को हम मानते ही नहीं है, ठीक है। हम लेजिस्लेचर है ऑन द बैक ऑफ मेजोरिटी दैट वी डू हैव, हमारे पास जितनी मेजोरिटी अमेंडमेंट के लिए चाहिए वो मेजोरिटी हमारे पास है, वो नंबर है, हम जा रहे हैं ये अमेंड करने। तो ये चीज नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक टीनेट्स है फंडामेंटल राइट्स की, आपके पास अमेंडमेंट का पावर है, आप लेजिस्लेचर, यू आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो अमेंडमेंट का पावर है, अमेंडमेंट का नंबर है, तो ठीक है आप अमेंडमेंट करो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करो, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर इज ऑपरेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो इमरजेंसी का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ोगे कि जब आर्टिकल 352 दैट इज डीलिंग विद द नेशनल इमरजेंसी, देयर आर 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ठीक है। ये आपका प्रेसिडेंट इमरजेंसी है, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड 350 इज नेशनल इमरजेंसी। सो व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, सो उस ड्यूरेशन में आर्टिकल 358 एंड 359 का यूज करके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कुछ लिमिटेड जगह के लिमिटेड टाइम के लिए या फिर इवन जब तक ये आपका इमरजेंसी ऑपरेशन में रहता है, लिमिटेड ज्योग्राफी के लिए या फिर पूरी ज्योग्राफी के लिए फंडामेंटल राइट्स का जो ऑपरेशन है, ऑपरेबिलिटी है, उसके एनफोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। फ्यू फंडामेंटल राइट आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। अब मीनिंग क्या है इसका सेल्फ एग्जीक्यूटरी का? सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी दैट हैज been dealt in article 14 to article 18, ठीक है। सो आर्टिकल 14 व्हाट इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, दीज आर इनटेंजिबल राइट्स जो कि आपको दिखने वाले नहीं है। तो इसमें स्टेट के ऊपर कि भाई स्टेट आप ना अपने लोगों को ट्रीटमेंट करते वक्त इक्वालिटी बिफोर लॉ रखोगे। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरा मतलब क्या है कहने का कि इस तरह के राइट्स जो कि इंटेंजिबल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 जैसे राइट या कल्चरल या एजुकेशनल राइट्स आप दे रहे हो, ठीक है, तो इनकी एनफोर्समेंट के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। आपने दे दिया राइट टू वर्शिप, दे दिया राइट टू फेथ, दे दिया, तो राइट टू फेथ देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्फर करने के लिए सिटीजन्स के ऊपर क्या कोई सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। राइट टू फेथ के लिए, राइट टू वर्शिप या राइट टू बिलीफ के लिए बस आपने एक्सटेंड कर दिया। बट देन देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट तो आप एक्सटेंड कर रहे हो, बट उसको मटेरियलाइज होने के लिए जरूरी है कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन, जैसे आपने कहा कि अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस मानती है और ऑफेंस के अंतर्गत इतनी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में तो सिर्फ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज अगर करना है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ लेजिस्लेचर, एज अ पार्लियामेंट आपको कुछ कानून लाने पड़ेंगे कि भाई अगर किसी ने किया तो करने वाले तो करेंगे, तो किसी ने अगर किया तो इतने साल की सजा होगी। तो दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स जिसके ऑपरेशन के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन 21 नेक्स्ट आर्टिकल का एग्जांपल दो, आर्टिकल 21A है आपका राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन आपने एक्सटेंड कर दिया, बट उसको अगर मटेरियलाइज होना है, राइट, उसको मटेरियलाइज करना है तो आपको स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, स्कूल्स में स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, स्कूल की बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, राइट। सो ये आर्टिकल्स जो है, या फिर आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 की बात करूं, अगेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन लेबर एंड ऑल दिस स्टफ, दिस आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो इनको भी अगर आपको मटेरियलाइज करना है, ऑफेंसेस डिक्लेयर करना है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको सेपरेट लेजिस्लेशंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो फ्यू फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। सो एग्जांपल मैंने आपको दिया आर्टिकल 17, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, इन राइट्स को अगर मटेरियलाइज आपको करवाना है, लेजिस्लेचर को अगर करवाना है, तो इन राइट्स को क्या बोलते हैं उसको,
आपके सेल्फ एग्जीक्यूटरी ये नहीं है, इनके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट वाज माय पॉइंट कि ये फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हो यहाँ। दीज आर द राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 एंड 30। सो दीज आर आर्टिकल। देन देर आर सर्टन आर्टिकल्स जो कि सभी को अवेलेबल है एक्सेप्ट द एनिमी एलियन, ठीक है, वो फॉरेन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है एंड इंडियन नेशनल्स को, ये इंडियन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, ठीक है, माइनस योर एनिमी, ठीक है, enemy alien. So these are the rights which are available to these category of people, ठीक है। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसका बस एलेबोरेशन है। पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं, नेगेटिव राइट्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। देन राइट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइवेट एक्शन 2, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन यू हैव दिस सेल्फ एग्जीक्यूटरी एंड नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ये अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर सर्टन राइट्स दैट इज मेंशन इनटू दी सो एंड सो आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ और भी आर्टिकल्स डल सकते हैं। सो देयर आर सर्टन राइट्स जिनके एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन, इस तरह के सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये जो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 जो है इसको सेपरेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल वाई फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल वाई आर्टिकल अप्रोच एक लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी और सिवरेबिलिटी, वट एवर यू वांट टू से, या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन राइट टू इक्वालिटी वाले जो आर्टिकल्स है दैट इज आर्टिकल 14 to 18 उनको एक वीडियो में, देन 19 to 22 एक वीडियो में। हालांकि अगर लंबा होता है, ठीक है, 1 घंटे से अगर लंबा कोई भी टॉपिक होता है तो कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। सो दीज आर्टिकल 12 ऑल्दो ये इसी वीडियो का स्कोप था बट अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं विद अ कमिटमेंट कि वेरी सून फॉलोइंग द टाइम टेबल, जो हम लोगों का नया इनिशिएटिव का जो टाइम टेबल है, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए पॉलिटी का शेड्यूल जिस दिन भी होगा, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड देन राइट टू इक्वालिटी वाला जो आर्टिकल्स है दैट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, वो हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। सो विद दिस कमिटमेंट, विद दिस प्रॉमिस, आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ until we come up with our next video. Till then, goodbye, bye bye.